हेलो दोस्तों, मैं जगबीर सर। आज आप सबको फिजिक्स के 12वीं क्लास का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें से आपको शुरू से बेसिक से और नोट्स के साथ में आपको समझाया जाएगा। इसका आप नोट्स भी बना सकते हैं, जो एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। यह बहुत सटीक नोट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए, तो यहाँ पे पहला टॉपिक्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भौतिकी की वह शाखा जिसमें विद्युत आवेशों के स्थिर अवस्था में उनके द्वारा उत्पन्न बलों, विभवों, विद्युत क्षेत्रों के बारे में अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। स्थिर वैद्युतिकी मतलब यह एक फिजिक्स की एक शाखा है, भौतिकी की एक शाखा है, जिसमें हम लोग विद्युत आवेशों के, यदि विद्युत आवेश स्थिर हो तो उसके गुणों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। गुणों के बारे में यहाँ में अध्ययन किया जाएगा। तो इसमें विद्युत से जुड़े जितने सारे गुण हैं उसके बारे में यहाँ पे हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आगे स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं कि क्या है। तो स्थिर स्थैतिक वैद्युत, स्थैतिक वैद्युत स्टैटिकल इलेक्ट्रिसिटी। ये स्थैतिक वैद्युत मतलब कि स्थिर विद्युत। तो यहाँ पे जैसे कि कहा गया, इसमें कांच, गंधक, अंबर, खाल, लाख, हेबोनाइट, प्लास्टिक आदि, जिन्हें आपस में जब रगड़ा जाता है तो दो प्रकार के विपरीत प्रकृति के विद्युत आवेश उत्पन्न होते हैं, जिन्हें ऋण आवेश तथा धन आवेश कहते हैं। जब हम इन वस्तुओं को रगड़ेंगे तो वे घर्षण से उसमें दो प्रकार के आवेश की उत्पत्ति होगी, जिसे ऋण आवेश और धन आवेश कहा जाता है। तो चूंकि चूंकि विद्युत आवेश की उत्पत्ति घर्षण से होती है, इसलिए इसे हम घर्षण विद्युत भी कहेंगे। तो इसे हम लोग घर्षण विद्युत के नाम से भी जानेंगे। जब वस्तुओं को रगड़ेंगे तो उसमें दो प्रकार के विपरीत आवेश, प्लस आवेश और माइनस आवेश, धन आवेश एवं ऋण आवेश की उत्पत्ति होती है। तो उन्हें हम ऋणात्मक आवेश और धनात्मक आवेश के नाम से जानेंगे। जिस वस्तु पर यह विद्युत उत्पन्न होती है उस पर यह स्थिर रहती है, इसलिए इसे स्थिर वैद्युत या स्थैतिक वैद्युत भी कहा जाता है। मतलब जिस वस्तु के द्वारा यह इस आवेश की उत्पत्ति होगी, जिन दोनों वस्तुओं के घर्षण से जो आवेश की उत्पत्ति होती है वह उसी वस्तु पे स्थित हो जाती है, इसलिए इसे स्थित विद्युत भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग घर्षण विद्युत और स्थैतिक विद्युत के बारे में जाने, जो एक ही होते हैं। कि दो वस्तुएं जब आपस में रगड़ी जाती हैं तो उसके घर्षण से आवेश की उत्पत्ति होती है। ये आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन और ऋण आवेश। और जिन वस्तु से आवेश की उत्पत्ति होती है वो उस पर स्थिर हो जाती है, इसलिए इसे स्थैतिक विद्युत भी कहा जाता है। तो इसे आप कंप्लीट नोट भी बना सकते हैं, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी होंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं आवेश के बारे में। आवेश क्या होता है? आवेश मतलब कि चार्ज। जब दो वस्तुओं के घर्षण से आवेश की उत्पत्ति उत्पन्न होती है, ये दो प्रकार के होते हैं। जब दो वस्तुओं को एक साथ रगड़ा जाता है तो उसमें आवेश की उत्पत्ति होती है। ये दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश एवं ऋण आवेश। धन आवेश एवं ऋण आवेश, ये ये बराबर मान में होते हैं लेकिन चिन्ह में विपरीत होते हैं। आवेश को हम लोग सी से सूचित करेंगे, और इसका ए सही मात्रक कूलाम होता है। ये सही मात्रक क्या होगा? कूलाम। और इसकी बीमा एटी होती है, बीमा एटी। क्यू बराबर हम लोग लिखेंगे आई गुने टी। तो विद्युत धारा के जो बीमा होंगे वो हो जाएंगे ए, और समय की बीमा टी एटी। तो इसकी बीमा हो जाएगी एटी। ये दो प्रकार के होते हैं। अब आगे हम लोग जानते हैं आवेश के गुण। क्या है आवेश के गुण? तो आवेश के गुण में हम लोग नंबर से देख समझेंगे। पर एक नंबर में आवेश धनात्मक एवं ऋणात्मक होते हैं। घर्षण से आवेश की उत्पत्ति होती है, जो दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेश। दूसरा नंबर में लिखेंगे सजातीय आवेश के बीच प्रतिकर्षण होता है, जबकि विजातीय आवेश के बीच आकर्षण होता है। सजातीय मतलब प्लस प्लस या माइनस माइनस, इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होगा। लेकिन प्लस और माइनस हो तो उसके बीच में आकर्षण होता है। मतलब समान चार्ज होंगे तो उसमें प्रतिकर्षण होगा, और असमान चार्ज के बीच में इसमें आकर्षण होंगे। तो तीसरा नंबर आपको कहता है कि आवेश एक अदिश राशि है। आवेश में दिशा नहीं होते हैं, केवल इसमें परिणाम होते हैं, और आवेश संरक्षित होता है। किसी भी निकाय के कुल आवेश संरक्षित होते हैं।
आवेश योगात्मक होते हैं। आवेश का क्वांटमीकरण होता है, मतलब आवेश को बीजगणितीय विधि द्वारा जोड़ा या घटाया जा सकता है। और आवेश का क्वांटमीकरण मतलब ये इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं। नेक्स्ट आपको देखेंगे हम लोग कि आवेशों का स्थानांतरण। स्थानांतरण मतलब आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम लोग भेज सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं, जिसमें गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होते हैं। आवेश का स्थानांतरण हो सकता है, जैसे ट्रांसफार्मर से आवेश को हम लोग घरों तक ले आते हैं, बोर्ड तक, वहां से बल्ब पंखे इत्यादि चलाते हैं, तो यह स्थानांतरित आवेश होते हैं। आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की होती है। आवेश का प्रवाह उच्च विभव हायर टू लोअर माना जाएगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल आवेशों का प्रवाह होता है। तो ये है आपके आवेश, फर्स्ट टॉपिक जो कि आवेश के बारे में आपको बताया गया और आवेश के गुण। तो आगे हम लोग देखते हैं आवेश के मूल गुण। क्या होते हैं आवेश के मूल गुण? आवेश योगात्मक होते हैं, अर्थात यदि किसी वस्तु पर Q1 Q2 Q3 आवेश हो तो उनका नेट आवेश इन आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जैसे Q बराबर लिखेंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और ऐसे ही आगे की ओर। तो किसी भी वस्तु पर अगर भिन्न भिन्न आवेश Q1 Q2 Q3 हो तो इन सभी आवेशों को एक साथ जब जोड़ेंगे तो इसका नेट आवेश बीजगणितीय योगफल के बराबर होते हैं। अर्थात आवेश को हम जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर में आवेश दूसरा नंबर में हम लोग क्या देखेंगे? आवेश संरक्षित होते हैं। ये भी आवेश के मूल गुण है। आवेश संरक्षण सिद्धांत के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल इसे एक रूप से अन्य रूपों में बदला जा सकता है। अतः किसी विलगित निकाय के भीतर कुल आवेश संरक्षित होता है। जैसे हम लोग ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के बारे में सीखे थे, तो आवेश संरक्षण सिद्धांत भी वही होता है। आवेश को नहीं तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल इसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, या एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। तो आगे हम लोग आवेश के मूल गुण में देखेंगे आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण आवेश का क्वांटमीकरण होता है, अर्थात सभी मुक्त आवेश परिणाम में आवेश की मूल इकाई ई का पूर्णांकी गुणज होता है। पूर्णांकी गुणज होता है। ई मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो यहाँ पे ई का पूर्णांकी गुणज, जब भी कोई आवेश को हम देखेंगे तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ आवेश होगा, इलेक्ट्रॉन का पूर्णांकी गुणज गुणांक होगा। तो यहाँ से ये फॉर्मूला आपको निकलेंगे Q बराबर एन ई, जहाँ Q आवेश होंगे, एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या और ई इलेक्ट्रॉन का आवेश, जहाँ 1 इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 गुने 10 के पावर -90 कूलाम होते हैं। तो इसके यहाँ मतलब क्वांटमीकरण मतलब होता है कि आवेश कभी दशमलव में या बटा में नहीं होते हैं, यह पूर्णांकी गुणज होता है। तो आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमको आपको देखना है विद्युत बल के लिए कूलाम के नियम। क्या कहता है विद्युत बल के लिए कूलाम के नियम? सर्वप्रथम फ्रांसीसी वैज्ञानिक सीए कूलाम ने दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान एक प्रयोग द्वारा ज्ञात किया एवं निम्नलिखित नियम का प्रतिपादन किया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच की दूरी स्थिर हो तो उन आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उनके परिणामों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तथा तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात माना यहाँ पे कूलॉम ने माना कि दो आवेश जैसे Q1 आवेश और Q2 आवेश, दोनों आवेशों को A और B बिंदु पे रख दिया गया, जिसके बीच की दूरी r है तथा इनके बीच में लगा वैद्युत बल जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होंगे F है। तो यहाँ पे माना कि Q1 और Q2 दो आवेश जिनके बीच की दूरी r है पर स्थित है, और उनके बीच तो कूलाम के नियम से यहाँ पे आपको क्या कहा गया? तो कूलाम के नियम कहा कि दोनों आवेश
के बीच में जो वैद्युत बल लगेगा वह दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, जिसे हम लोग कहेंगे कूलाम के नियम। तो यहाँ से अगर हम यह समानुपाती के अनुपातिक मान को हटाएंगे तो के लेंगे तो F बराबर के इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो यहाँ के का मान हो जाएगा के बराबर 1/4πε0 बाई Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, जहाँ के कूलाम नियतांक होगा। के हो जाएगा कूलाम नियतांक, यहाँ के को हम लोग क्या कहेंगे कूलाम नियतांक। के एक कूलाम नियतांक है, जिससे हम लोग यहाँ पे के का एक मान लेंगे तो के का मान हो जाएगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम इनवर्स 2। के का ये सही मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम इनवर्स 2, और इसकी बीमा जो होगा एम एल टी के पावर -4 टी के पावर एल के पावर 3 टी के पावर -4 और ए के पावर -2, यह आपका बीमा हो जाएगा। के का यहाँ पे अगर मान लिया जाए तो के बराबर 1/4πε0, जहाँ ई नॉट जो होगा मुक्त आकाश या निर्वात की पैराबद्धता है। पैराबद्धता माध्यम का एक गुण है, माध्यम का एक गुण है। तो यहाँ से ई नॉट का एक मान यहाँ पे हम लोग प्राप्त करेंगे, न्यूमेरिकली मान 8.84 × 10⁻⁻12 न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर इनवर्स कूलम स्क्वायर। ये के का ये जो रिवर्स होता है, के का जो मान कूलम नियतांक होता है। ई नॉट का ये सही मात्रक न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर या FM इनवर्स फोर्स F फैराड मीटर इनवर्स भी इसको हम लोग कहेंगे। पैराबद्धता का बीमा M इनवर्स L -L के पावर -3 टी के पावर 4 और ए स्क्वायर, ये आपके हो जाएंगे बीमा। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कहता है कूलाम का बल। कूलाम का बल से यहाँ पे अनुपातिक तौर पे आप बीमा निकाल सकते हैं, फॉर्मूला से डाल के ई नॉट का मान करके यहाँ पे हम लोग बीमा निकाल के समझा दिए, आपके वैल्यू में आपको दिखा दिया गया था, ये आपके कूलाम के नियम से बीमा होगा। इसी का उल्टा करेंगे तो ई नॉट का बीमा यहाँ पे हम लोग ज्ञात करके देखे हैं कि ई नॉट का बीमा यहाँ पे यह आपका ई नॉट का बीमा हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं क्या आता है। तो आगे पॉइंट है अपेक्षिक पैरावैधुता। अपेक्षिक पैरावैधुता या रिलेटिव परमेबिलिटी। अपेक्षिक पैरावैधुता, यदि दो आवेशों के बीच निर्वात न होकर कोई माध्यम हो, दो आवेशों के बीच निर्वात न होकर कोई माध्यम हो, जैसे कि वायु माध्यम हो गया, तो माध्यम हो तो उस माध्यम की पैरावैधुता, उस माध्यम की पैरावैधुता और मुक्त आकाश या निर्वात की पैरावैधुता के अनुपात को अपेक्षिक पैरावैधुता कहते हैं। उस माध्यम की पैरावैधुता और उस माध्यम की पैरावैधुता और निर्वात या वायु के पैरावैधुता के अनुपात को ही अपेक्षिक पैरावैधुता कहते हैं। इसे हम लोग ई आर से सूचित करेंगे, अर्थात ई आर बराबर E/E नॉट। यहाँ पे कहा गया कि अपेक्षिक पैरावैधुता, यदि दो आवेशों के बीच निर्वात न होकर कोई माध्यम हो, निर्वात न होकर कोई माध्यम हो तो उस माध्यम की पैरावैधुता और मुक्त आकाश की पैरावैधुता के अनुपात को ही हम लोग अपेक्षिक पैरावैधुता की, ये फॉर्मूला आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे कि क्या होता है अपेक्षिक पैरावैधुता। तो चलिए, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो हम इससे आगे बनाएंगे। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कंप्लीटेड नोट आप बना लीजिएगा, फिर आगे हम लोग इस पर प्रॉब्लम डील करेंगे, क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, तो इस पर डिस्कस किया जाएगा। सो गुड नाइट, नमस्कार, धन्यवाद।